वालेकुम अस्सलाम सर। ऑलराइट, सो आप लोगों के एग्जाम खत्म हो गए सबके? एक रहता है सर, अभी मैथ्स का रहता है, मैथ्स का 19 को है। 19 को है, अच्छा। प्रोबेबिलिटी का बाकी खत्म हो गया, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। फाइनल्स का पूछ रहे हैं सर? हाँ जी, फाइनल्स का पूछ रहे हैं? हाँ हाँ, फाइनल वही। अच्छा, नेटसन एंड प्रोबेबिलिटी, ओके। नेटसन और एआई नेटसन कब है? कल मिलेगा और 20th को सबमिट करना है। और प्रोबेबिलिटी 19 को। ऑलराइट, 18 तक डेट नहीं थी एग्जाम्स की? I thought the dates were between 8 and 18, all exams. I'm surprised कि एग्जाम खत्म ही नहीं हो रहे। ऑलराइट, तो आप लोगों ने बस क्या क्या कि आगे करा लिए होंगे और क्या है, आपने कहा होगा सर बाद में कर दे, अभी तैयारी नहीं हुई, ये हो रहा है वो हो रहा है। आप लोग शरारती है ना, आप लोग इतने सारे आगे करवा नहीं सर, आप आरो से पूछ लें। हैं? सर आप आरो से पूछ लें। आगा साहब हैं इधर? आगा पूछने रजी, आप बताएं। Alright, so let's talk about CEP. उसमें बेसिकली 3 प्रॉब्लम मैंने आप लोगों को दिए होंगे, और तीनों में एक तो डिवाइडर है, एक प्रॉब्लम है इसका व्हाट डू यू कॉल इट, टीवी रिमोट वाला, और एंड वाला प्रॉब्लम है जो आपके हमारे लास्ट लेक्चर है उस पे बेस्ड है कि किस तरह से आप लोगों अपना एक छोटा सा प्रोसेसर जिसको डाटा पाथ कहते हैं, डाटा पाथ मींस ALU रजिस्टर फाइल एंड सम मेमोरी, सो दैट इज कॉल्ड डाटा पाथ. So how can you make your own data path based on the last lecture? So these are the 3 problems that I have given, or and then at the end we will all you need to do is to see different ways how can we implement those. All of them require just shift registers, multiplexers, and so that's all we needing. Whatever we have done, register, multiplexer, state machine design, based on that we can design the divider and everything else that is given in the complex engineering problem. So I hope you all have read that document, and if you have any questions you can go ahead and ask. I a lot of things in that document, that how to go about making that project. So if you have read that document and you have some questions in mind, you can go ahead and ask those questions. सर इंटीजर डिवाइडर के लिए हम कौन सा यूज करेंगे सर? आईसी हमें खुद बनाना होगा या फिर हमें खुद पूछ सकता हूँ? आवाज नहीं आ रही सही आपकी, जरा माइक के पास बोले। इंटीजर डिवाइडर कौन सा यूज, इंटीजर डिवाइडर बनाने का जो है क्वेश्चन, उसमें कौन सा सुटेबल होगा? उसमें क्या
उसमें दो नंबर डिवाइड करना है ना। जी आंसर एक आता है रिमाइंडर, एक आता है कोएफिशिएंट, जी और नंबर कोई भी हो दो। आप जी किसी नंबर को एक से भी डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर तो कुछ नहीं आएगा, नंबर वही आ जाएगा। उस मेथड में हर एक पॉसिबिलिटी के लिए उसने कैटर किया हुआ है, हर पॉसिबिलिटी को देखता है और आपको वो रिमाइंडर भी ठीक देगा और कोएफिशिएंट भी ठीक देगा। बड़ा मजे की एल्गोरिथम है वो। Let me see if I can find some simulation for that. क्योंकि उसने शायद वहाँ पे अपने रिस्टोरिंग सब्ट्रैक्शन का किया हुआ है। इसमें से कि हम वो यूज करेंगे, कंपैरेटर यूज करेंगे, कंपैरेटर और कहते हैं काउंटर भी यूज करेंगे, कंपैरेटर काउंटर यूज करेंगे या फिर रॉम। बिल्कुल वैसे ही करना पड़ेगा। मैं एक कंपैरेटर यूज करना पड़ेगा, एक काउंटर यूज करना पड़ेगा, और फिर आपको एक स्टेट मशीन यूज करनी पड़ेगी। तो जिसके ओवरऑल साइकिल तो 8 होंगे फॉर एन 8 बिट, 8 साइकिल होंगे, लेकिन कुछ साइकिल लंबे होंगे जब वो सब्ट्रैक्शन दोबारा एडिशन करनी पड़ेगी सब्ट्रैक्शन में। तो so that's how it is. जमशेद आप क्या पूछ रहे हैं कि एग्जाम्पल तो वो जिस तरह से मैंने करके दिखाया है इस तरह आपने अपने उसमें करके दिखाना है। अपना जो आपने डिजाइन बनाएंगे कि वो कैसे इसको ऊपर एग्जाम्पल में जो 3 एग्जाम्पल है उसमें वो कैसे ऑपरेट करेगा। only then you will be able to test your exam, your design, that it's working properly or not. So you have to test it using those examples कि क्या उसमें वो सारे स्टेप प्रॉपरली हो रहे। तो 8 बिट डिवीजन के लिए आपको 9 स्टेप चाहिए होते, 32 बिट डिवीजन के लिए आपको 33 स्टेप चाहिए होते। तो इसमें कितने आपको ये कितना डिवीजन, 8 बिट डिवीजन? ये 1 बिट के लिए जो आपको दिया है वो 8 बिट के लिए। सर रिटर्न होगा, सर रिटर्न ये मैं राइट सर रिटर्न एग्जाम है, फिर हमें प्रोटियस भी यूज करना होगा। प्रोटियस में ना बनाएं, लेकिन आपको वैसे डायग्राम सारी बनानी पड़ेंगी। जो भी आईसी यूज करने हैं उनको आपने 74 सीरीज में सर्च करके देखना है कि ये आईसी में क्या क्या कनेक्शन है और कैसे इनको हमने यूज करना है। चाहे वो मल्टीप्लेक्सर हो, चाहे वो डिकोडर हो, चाहे जो भी हो, आपने आईसी देखना है 74 सीरीज में और उसको यूज करके आपने उसको इम्प्लीमेंट करना है। सर जो है सर रिमोट कंट्रोल वाला, इसमें जब हम जो है इसका सेंसर का जिससे पर्टिकुलर रिमोट सिग्नल देते हैं उसके लिए हमें एनालॉग टू उसके लिए हमें चाहिए लाइट वाला के हमें चाहिए कि इंफ्रारेड सेंसर, और इंफ्रारेड सेंसर के साथ एडीसी लगाना पड़ेगा, एडीसी, और उसके बाद फिर कंपैरेटर के साथ लगाना होगा। इंफ्रारेड सेंसर जो है बेसिकली तो वो इंफ्रारेड जो है वो तो एक मॉडेम है। मैं रिमोट कंट्रोल की बात कर रहा हूं, उसकी हमें क्या वो भी चाहिए कि एडीसी, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर? नहीं एडीसी नहीं चाहिए उसमें। वो आपने अज्यूम करना है कि इधर से आपने रिमोट पे बटन दबाया है और वो रिमोट इंफ्रारेड सेंसर ने उसको जो है ना वो हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल में सेंड किया है। टीवी के अंदर एक रिसीवर लगा हुआ है इंफ्रारेड का, उसने उस एंगल से उसको रिसीव किया है और उसी वही बिट स्ट्रीम उसने जनरेट कर दी है जो बिट स्ट्रीम आपने इधर से भेजी थी। ठीक है, तो वो एनालॉग चैनल बीच में से निकल जाएगा। यू हैव टू स्टार्ट विद दैट बिट स्ट्रीम। तो कोई बिट स्ट्रीम क्या आएगी, वो मैंने एग्जांपल्स आपको दिए हैं कि क्या क्या बिट स्ट्रीम आ सकती हैं, और उनको आप देखिए तो उसमें सारी लिखी हुई है कि कौन कौन सी बिट स्ट्रीम आ सकती हैं। ठीक है। तो वो वाला जो है वो आई वुड थिंक दैट इज द रिलेटिवली सिंपल वन। तो आई वुड थिंक दैट कैन बी डन बाय अ सिंगल पर्सन, क्योंकि वो थोड़ा सा सिंपल है।
असल जो है ना इंटरेस्टिंग जो है, और आई वुड रिकमेंड यू गाइस टू गो फॉर दोस। एक है वो अरिथमेटिक यूनिट वाला, और दूसरा जो है वो अ, आपका है ये AAU वाला, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट वाला। तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट आपने वो यूज करना है 74181, जो कि हमने लैब में यूज किया था। वो डेटा पार्ट के जैसे डेटा पार्ट। डेटा पाथ उसको उसको रजिस्टर फाइल से जोड़े तो डेटा पाथ बन जाता है। ठीक है। तो रजिस्टर फाइल और ALU मिलके दोनों डेटा पाथ बन जाते हैं। ALU को भी कई दफा डेटा पाथ कह देते हैं, लेकिन कोई कंफ्लिक्टिंग सी मुझे डिफिनीशन उसकी लगती है, इसलिए मैं डेटा पाथ का लफ्ज यूज नहीं करता। आप उसमें जो है ना उसमें एक आपको जो है ना वो चाहिए अरिथमेटिक यूनिट, और एक रजिस्टर फाइल चाहिए। रजिस्टर फाइल आपको पहले आप कौन से रेकमेंड करते हैं सर? आप कौन से रेकमेंड करते हैं सर, इंटीजर डिवाइडर या फिर डेटा पार्ट? क्या कह रहे हैं? आप कौन से रेकमेंड करते हैं? आप कह रहे थे कि आप रिकमेंड करते हैं वो कोई आपका नाम रिकमेंडेड? देखो, इसका नाम क्या होना चाहिए? कई लोग जो है ना इसको डेटा पाथ कहते हैं, रजिस्टर फाइल और ALU दोनों को मिला के जब जोड़े तो इसको वो लोग कहते हैं डेटा पाथ बन गया है। तो मैं उसको डेटा पाथ जो है ना की डेफिनेशन मुझे सही एग्जैक्ट पता नहीं है, इसलिए मैं कहता नहीं हूँ उसको डेटा पाथ। तो मैं उसको कहता हूँ सिर्फ रजिस्टर फाइल और ALU। तो ये मिल के जो है ना सिंपल सा एक प्रोसेसर सा बन जाता है, जिसमें जब आप फिर अगर इंस्ट्रक्शन मेमोरी भी ले हैं, प्रोग्राम काउंटर भी ले हैं, फिर ये प्रोसेसर बन जाता है। लेकिन खाली रजिस्टर फाइल और ALU मिलके, ये दोनों मिलके डेटा पाथ इसको कहते हैं। नॉमेनक्लेचर की बात हो रही है, बाकी और कोई चीज नहीं है। हमसे इंटीजर डिवाइडर के लिए सिर्फ हमने वो यूज करते हैं ALU इंटीजर डिवाइडर के लिए, या फिर जैसे कहा हुआ है वैसे करना होगा? मैं समझा नहीं क्या कह रहे हैं। जो इंटीजर डिवाइडर है उसमें हम क्या ALU यूज कर सकते हैं? ALU? वो ALU जो है 748181 यूज करना है आपने। ठीक है। मैं पूछ उसमें रहा हूँ सारे ए फंक्शन में है। वो जो है इंटीजर डिवाइडर के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? कौन सा? इंटीजर डिवाइडर के लिए हम क्या ALU यूज कर सकते हैं? हाँ हाँ करें, क्यों नहीं कर सकते? लेकिन वो जरूरत नहीं है ना ALU को यूज करने की, आपने तो सिर्फ ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, और ऐड सब्ट्रैक्ट करने के लिए सिर्फ आपको एडर चाहिए। ठीक है। तो ALU यूज करें, आप ऐड करें और सब्ट्रैक्ट करें, बेशक करें, नो प्रॉब्लम। ALU यूज करें, उसके अंदर एडेड सब्ट्रैक्टर में ALU यूज करें। ये तो यही तो असल चीज होती है कम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम में, कि आपको चॉइस होनी चाहिए कि आप जो मर्जी यूज करें। अगर आपने मेरे से ही पूछ के सब कुछ करना है तो फिर तो मजा ना आए। मजा तो यही होगा कि आप लोग जो उसके अंदर काम आपने करना है अभी यूज करके करें, ओपन होना चाहिए। ये मेरी उसमें हैंड होल्डिंग कम से कम होनी चाहिए। आप ओपनली आप उसमें सोचेंगे क्या मैं चीज लगाऊं यहाँ पे तो मेरा आसानी से काम हो। आप जो मर्जी अपने इस कोर्स में जो भी पढ़ा है वो आप यूज करें, मेमोरी यूज करें, रोम यूज करें, मल्टीप्लेक्सर यूज करें, रजिस्टर यूज करें, शिफ्ट रजिस्टर यूज करें, डिकोडर यूज करें, रोम यूज करें, रैम यूज करें, जो मर्जी यूज करें, काउंटर यूज करें, सिंक्रोनस काउंटर, BCD काउंटर, डिस्प्ले यूज करें, जो मर्जी करें, और उनको यूज करके आप अपना उसको उस पर काम कर सकते। अफनान आज आप बड़े चुप है। अहमद अपना जरा माइक फिर कर दिया करो, जरा म्यूट कर दिया करो जब आपने कुछ ना कहना हो है। अफनान ये आप सर मैंने अभी CEP पे काम नहीं शुरू किया है, इसलिए मेरे पास क्वेश्चंस नहीं है अभी। क्या नहीं है? बैंडविड्थ? क्वेश्चंस नहीं है, इसलिए अभी मैंने काम नहीं शुरू किया, इसलिए क्वेश्चंस नहीं है मेरे पास। अच्छा अच्छा, ठीक है। बेसिकली क्वेश्चन उसके अगर डॉक्यूमेंट पढ़े तो उसमें काफी चीजें मैंने एक्सप्लेन की हुई हैं। तो मेरा ख्याल था कि आप लोग जो है ना काम शुरू कर चुके होंगे, और मे बी यू वांट टू नो how do we combine two 8-bit adder to make a 6-bit? यार उसमें क्या मुश्किल है जमशेद?
ये भी अब मैं बताऊं आपको, वो इतने अरसे बाद सी आउट आप दूसरे को दे देते हैं और क्या करना होता है बस। सैम 4LS83 का एक सी आउट होगा, वो आप दूसरे को दे दें अगले आईसी को, तो 16 बिट का एडर बन जाएगा। Yes, the deadline is Friday. नेक्स्ट फ्राइडे, जो भी फ्राइडे ये वाला आ रहा है, जो उसको अभी हम सोच रहे थे कि वो रखेंगे टेंटेटिवली, यही डेडलाइन थी हमारे जेल में। फ्राइडे इज कमिंग ऑन 22 और नेक्स्ट फ्राइडे है 29 और हमारी ईद है 25 को है या 24 को है। तो या तो हम 22 को रखें या ईद के बाद 29 को रखें। After Eid, okay, let me think about it and talk to the TAs. Then we will. Okay, I have. So. Sir, it's a weekend. Whoever wants to submit before Eid, he can do it before Eid. No problem. I am here. I can take bypass. I can ask questions. So a deadline doesn't mean that will not be allowed to enter submit your final before Eid. So whoever wants to submit his final before Eid, anytime he can do that also. So if you want to go for before Eid, just submit your before Eid and we'll take questions on that. So tentatively the date is 22nd. So 22nd is the tentative date for the exam, and that is before Eid. So right now it is 22nd, Friday, before Eid. एक्सक्यूज मी सर। Yes. सर आप ये सीईपी की बात कर रहे हैं ना? हाँ जी, सीईपी। सर एग्जाम तो नहीं ना होगा? नहीं, एग्जाम तो होगा लेकिन उसका वाइवा होगा। वो तो सीईपी का वाइवा? हमने वाइवे में सारे कैंसिल कर दिए थे। हमने सोचा था कि सारों का मिला के एक ही फाइनल वाइवा ले लेंगे जी, क्योंकि बीच में हम वाइवे जो ले रहे थे थ्योरी के, वो आप लोगों ने कैंसिल करवा दिए। वो हमने मिड टर्म के मिड टर्म हमने रखे हुए थे, तो वो हमने कैंसिल कर दिया। हमने कहा चलो क्या उसे कहते हैं, टू कॉम्प्लीमेंट नंबर्स के बाद से लेकर एंड तक ये सारों में से वाइवा हम रखें। सही। बस ये नहीं है कि सिर्फ वो सीईपी के रिलेटेड ही होगा, बल्कि वाइवा में थोड़े से जनरल से और भी क्वेश्चन हो जाएंगे। जनरल नॉलेज अबाउट डीएफसी चेक करेंगे हम। आपने डन किया सर कुछ वो भी मैं आपको मेल कर दूंगा कि उसकी आखिरी डेट क्या है सबमिशन। सर लैब का जो था, लैब की आखिरी डेट क्या है, सबमिशन की डेट? सर लैब तो सबमिट होगी भी है। वो जो लैब थी सर, वो ऑनलाइन लैब्स नहीं होती थी प्रोटीएस पर, वो वाली पे गया। प्रोटीएस पे जो लैब का प्रोजेक्ट ड्यू था वो कब आपने जमा करवाया?
सर अभी तो जमा नहीं करवाया। तो पाएंगे ना, तो उसके बाद उसका वाइवा होगा। नहीं सर, लैब के वाइवा की मैं बात करूँ, कुछ बच्चों का मिस हो गया था लैब वाइवा। अच्छा अच्छा अच्छा। यार वो तो आप मारिया से बात करें ना, मारिया ने रखा भी था एक दिन, फ्राइडे को भी रखा था, फिर बाद में एक दिन थर्सडे को भी रखा था, लेकिन वो किसी वजह से लोग आए नहीं, तो उसने फिर अभी आप उससे बात करें मारिया से, तो उन लोगों का लैब का जिनका वाइवा मिस हो गया उनका क्या, ठीक है सर। क्योंकि मारिया है यहाँ पे नहीं है। मारिया आगे देर, मारिया का जो बहन है कल, तो वो तो बिजी होंगी। और कोई है टीएज में से यहाँ पे, और टीए भी कोई नहीं है। और इसमें मैं अभी देखता हूँ, अगर आप तो पूछ रहे हैं कि जी इस पे थोड़ा सा बता दें कि ये जो आपका है टीवी वाला कैसे चलेगा। तो ये एक छोटा सा मैंने मॉड्यूल बनाया हुआ है नंबर कैसिंग गेम के लिए। ये जिन्होंने प्रोजेक्ट इस पे करना है उनके लिए था ये, वह उसका अभी रहने देते हैं। लेट मी टॉक अबाउट, इससे आपको थोड़ा आइडिया भी होगा कि किस तरह से प्रोजेक्ट होते हैं, कि नंबर कैसिंग गेम वाले जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं उनको, उनके लिए तो है ये, बाकियों को भी थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि आपने की पैड से की प्रेस की है तो उसका बाइनरी आउटपुट यहाँ पे आ जाता है। जैसे आपने 2 प्रेस किया तो 2 यहाँ पे आ गया। ये कीपैड की सॉफ्टवेयर जो है वो साथ में क्लॉक भी देती है, तो 2 यहाँ पे आ गया। जब आपने अगली की प्रेस की तो 2 यहाँ पे चला गया, क्योंकि इस शिफ्ट रजिस्टर, इस रजिस्टर की आउटपुट इधर लगी हुई है, तो ये 2 यहाँ पे चला गया। अगर 9 प्रेस किए तो 9 यहाँ पे आ गया, तो आपने 29 प्रेस किया तो वो यहाँ पे आ गया। और काउंटर में इंक्रीमेंट हो रहा है, वो बता रहा है कि कितनी दफा कितनी कीज आपने प्रेस कर दी है। आपके पास अगर 5 ट्राइज है तो काउंटर जो है वो 10 दफा काउंट करेगा तो ट्राइज खत्म हो जाएंगी। इधर से आपने उसी काउंटर की आउटपुट को इधर आपने दे दिया एक रोम को, रोम ने इस 29 के बेस पे 5 बाइनरी आउटपुट दे दी। ये बाइनरी आउटपुट के कंपैरेटर से इधर आपने एक काउंटर लगाया हुआ है जिसको एक बड़ी हाई स्पीड क्लॉक जा रही है यहाँ से। अब जब आपने गेम स्टार्ट करनी है तो ये क्लॉक स्टॉप हो जाएगी, तो काउंटर जो है वो काउंट करना बंद करेगा। उस वक्त तक वो इतनी रोल ऑफ हो चुका होगा, इतनी दफा हो चुका होगा, ये 5 बिट का काउंटर है कि किसी रैंडम से वैल्यू पे स्टॉप हो जाएगा। इस वैल्यू को गेस करना होगा यूजर ने कि ये वैल्यू क्या है। तो अगर वो ये कंपैरेटर बताएगा तो उसने जो गेस किया है वो इससे बड़ा है या छोटा है। अगर बड़ा है तो ए ग्रेटर देन बी वाला एलईडी ऑन हो जाएगा, अगर छोटा है तो ए लेस देन बी वाला एलईडी ऑन हो जाएगा, अगर बराबर है तो इक्वल एलईडी आ जाएगा, साथ लिखा होगा यू विन, कि आपने गेस कर लिया दिस इज द नंबर देयरफॉर यू विन। तो देखिए इस तरह से थोड़ा सा मैं बताना चाह रहा था कि किस तरह से लॉजिक वे ऑफ थिंकिंग थिंग्स के किस तरह से आप उसको लेके चलते हैं। तो ये जब कीपैड प्रेस होता है तो ये साथ में थोड़ी देर बाद कोई फ्यू मिली सेकेंड के बाद ये एक तो आउटपुट देता है बाइनरी, और साथ में थोड़ी देर की देता है, क्लॉक को आउटपुट देता है। ये मैंने गलत बना दिया यहाँ पे। ये क्लॉक आउटपुट जो होती है ये
जो है जाती है ऊपर इस रजिस्टर को, तो वो इस रजिस्टर में स्टोर कर लेता है। जब अगली दफा आप की प्रेस करते हैं फिर क्लॉक आती है तो ये वाली क्लॉक इधर भी जा रही है, तो ये 9 यहाँ पे 2 था पहले, वो अगले में शिफ्ट हो गया, और जो नेक्स्ट की आपने पढ़ाई प्रेस की थी 9 वो यहाँ पे आ गई, और ये डिस्प्ले में भी आ गया 29। और यूजर को तो आपने उल्टा लगा के दिखाना है, उसको यहाँ पे 2 लिखा हुआ नजर आएगा, यहाँ पे 9 लिखा हुआ नजर आएगा जब आप उसको डिस्प्ले करें। तो इस तरह से पूरी गेम का एक तरह से डिजाइन मैंने बनाया हुआ था कि किस तरह से करना। तो इस तरह सारे का आप देखेंगे कोई ना कोई इस तरह का एक ब्लॉक डायग्राम ही आप बनाएं और सोचेंगे किस तरह से उसको हमने इम्प्लीमेंट करना है। और ये कंपैरेटर है, ये काउंटर है, हाई स्पीड काउंटर। आप इधर से हाई स्पीड क्लॉक दें और जब उसको रोकेंगे तो ये 5 मिनट का काउंटर हाई स्पीड मेगाहर्ट्ज की क्लॉक है, पता नहीं कितनी दफा घूम चुका होगा। तो जब आप इसको रैंडम टाइम पे इसको स्टॉप करेंगे तो इसकी आउटपुट जो होगी वो रैंडम आउटपुट होगी। तो इसको ये आपका नंबर होगा जिसने किसी ने गैस करना होगा। तो जब आपने गेम को स्टार्ट करना है, अब ये गेम स्टार्ट बटन दबाते हैं, ये हाई हो जाता है, फिर काउंटर काउंट करना शुरू कर देता है और काउंटर रीसेट हो जाता है, जो कि गैस करते हैं कि कितनी दफा आपने कीज प्रेस। इसको आप स्टॉप करते हैं तो काउंटर तो ये रीसेट हो जाता है। अब इसके बाद ये कि इसको जब आप दोबारा बटन उठाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, काउंटर रुक जाएगा और ये वाला काउंटर जो है ये क्लॉक करना शुरू कर देगा, क्योंकि इसका रीसेट भी डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो इस तरह से ये सीन है, थोड़ा सा इसको समझे आप किस तरह से ये डिफरेंट जो है ना प्रॉब्लम होती है। अभी मैं आपको वो भी दिखाता हूँ कि जो डिवाइडर है वो कैसे चलता है। डिवाइडर का भी मैंने बनाया हुआ है। ये है आपका डिवाइडर, ये बना हुआ है 32 बिट नंबर के लिए मैंने बनाया है। तो यहाँ पे आप लिख देते हैं किस नंबर को 32 बिट का नंबर को किस 32 बिट के नंबर से मल्टीप्लाई करना है। डिवाइड करना है। तो मैं फर्ज करें कि 32 बिट का नंबर डेसिमल में भी दे सकते हैं। डेसिमल में मैं देता हूँ 1 2 3 4 को मैंने ये इसका हेक्स आ गया 04D4। तो ये है 1 2 3 4 4D4 यहाँ पे आ गया 4D4 4D2 विच इज इन डेसिमल 123.4। इसको किस नंबर से डिवाइड करना है वो बताएं, आप में से कोई बताएगा किस नंबर से इसको डिवाइड करें। इधर ही आप लोग 5,501 डिवाइड करूंगा 1 2 3 4 तो आंसर तो रिमाइंडर ही आ जाएगा यार, 1 2 3 4 ही रिमाइंडर आ जाएगा और क्वेश्चन 0 23 से डिवाइड करूं इसको जी। ये ले 23 से इसको डिवाइड किया मैंने। अब देखेंगे ये 23 जो है ये आपका 23 ये वो नंबर है जिसको डिवाइड होना है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूं इसको, यहां से स्टार्ट किया तो इसके कितने स्टेप होंगे 8। आंसर इज लेस देन 0। आंसर ये देखिए वैल्यू की आउटपुट आई है लेस देन 0, कैरी इज 1। सो ऐड स्टेप डालना पड़ेगा, जब तक कैरी आता जाता है ऐड स्टेप वापस डालना पड़ता है, जब कैरी नहीं आता फिर नहीं डालते। और यहाँ पे 0 शिफ्ट इन होता है यहाँ से, और ये आपका 32 बिट का ALU यूज होता है। ये देखिए ये फिर इसको क्लॉक किया सेकंड वाला, फिर ऐड स्टेप चाहिए, फिर क्लॉक किया, फिर ऐड स्टेप चाहिए, फिर क्लॉक किया, फिर ऐड स्टेप किया। आंसर यहाँ पे आता जा रहा है, अब तक 0 0 0 आंसर है, क्योंकि नंबर बहुत बड़े हैं ना। 32 बिट का नंबर है तो जाहिर है उसको काफी टाइम लगता है।
क्लॉक किया है, ये देखें क्लॉक किया, स्टॉप लगाते गए, एंड में आगे गई आंसर यस देन इक्वल टू आता है। और अभी तक तो 0 0 0 0 ही आंसर आ रहे हैं। अभी कहीं अगर हुआ तो ये 32 स्टेप इसमें लेने हैं अभी। तो जो है सर, ये जो है ऐड स्टेप, ये बस क्लॉक, और ये जो ऐड स्टेप है क्लॉकेट, ये बस क्लॉक होगा या सॉरी, ये जो ऐड स्टेप है ये हाँ, इस जगह पे हमें बस क्लॉक लगाना होगा, क्लॉक? मुझे आपकी बात क्लियर नहीं आती यार, आपके कोई इसमें ना साउंड सिस्टम में मसला है, आपकी बात बिल्कुल समझ नहीं आती। आप बताएं तुम्हारा। सर मैं पूछ रहा हूँ, ये जो है ऐड स्टेप आपका, यहाँ पे सिर्फ हमें क्लॉक लगाना होगा, क्लॉक। यहाँ पे हाँ क्लॉक देना पड़ेगा एड स्टेप के लिए, तो ये क्लॉक तो मैं दे रहा हूँ ना, ये भी एक एक्स्ट्रा क्लॉक होगी जिसमें वो दोबारा वापस ऐड होगा। तो दो क्लॉक। 17 क्लॉक साइकिल में ये फिनिश हो गया है, 16 बिट की थी तो 17 क्लॉक साइकिल में ये फिनिश हो गया। तो डिवाइजर आपका आंसर आया है ये वाला 269। 269 बनता है 617 इन डेसिमल, और रिमाइंडर आपका आया है किधर है रिमाइंडर? रिमाइंडर आपका ये है विच इज 7। हाँ, किधर क्या रिमाइंडर वाला किधर है? डिवाइडेड, so your answer is, किधर क्या आंसर? सर ये लेफ्ट साइड पे 17 क्या लिखा हुआ आ रहा है, लेफ्ट साइड पे नीचे? ये तो ये डिविडेंड है ना 23। नहीं 17 लिखा हुआ है लेफ्ट साइड पे नीचे। ओहो, सॉरी, क्या हो गया? सेवनटीन कहाँ लिखा आ रहा है? ये वाला जी ये 17 क्लॉक साइकिल लगे हैं ना, ये 16 बिट की है, क्योंकि 16 बिट की है तो इसको 17 क्लॉक साइकिल लगे। तो अगर 23 करें डिवाइड तो क्या आंसर आता है? 1 2 3 4 को 23 से डिवाइड करें तो क्या आंसर आता है? 15, 53 और 15? क्या 53, 53.65217391। अच्छा 15 आता है। इसमें कहा गया, इसमें कहीं आंसर नजर नहीं आ रहा। 15 8 भी ट्राई करते हैं। डेसिमल 232 ओके डिवाइडेड बाय 15, so 232 divided by 16, true। सर सीपी की डेडलाइन अब, सर अब सीपी की डेडलाइन अब 22nd है, 22nd। हाँ जी 22 है, 22। ठीक है। ठीक है, तो
इसमें हम करना इस तरह से होगा कि अगर आप इसकी बनाए ना स्टेट डायग्राम, तो ये जो है ना डिवाइडर वाले सर्किट की स्टेट डायग्राम ये होगी कि आपने एक स्टार्ट बटन रखा, उसके बाद स्टार्ट बटन में आपको क्या अज्यूम करना है कि आपके पास जो है ना जो डिवाइडर है वो आपका पास आ गया हुआ है उसके अंदर एस रजिस्टर में, क्या और जो सर? डिवाइडर जिस जो है आपका डिविडेंड वो आपका एस रजिस्टर में है, जो डिवाइडर है वो आपका टी रजिस्टर में। ठीक है। मैं देख लूं उसमें क्या आपने रखे हुए हैं रजिस्टर। So what you have is you have n bit number dividend on the right side of a 2 n bit register with n zeros on the left start of to start the division. This will be called the S register. Similarly, you have a T register which has the divisor. तो T S को T से डिवाइड करना है। ठीक Then है। we have, sorry, ठीक है, समझ गया। and then we have an S 2 in bit 2 n bit, यानी अगर 8 बिट का आप बना रहे हैं तो 16 बिट का आपको एडर सब्ट्रैक्टर चाहिए। That we call A/N S, एडर स्लैश सब्ट्रैक्टर। याद है एडर की अगर आप एक्सक्लूसिव आर से दूसरी इनपुट दें और कैरी इन 1 करें तो सब्ट्रैक्टर भी बन जाता है। तो एक एडर सब्ट्रैक्टर जो है ना वो इस तरह से बनाते हैं। तो apply S to A input of adder subtractor and T to B input of and perform subtraction. तो इसमें देखिए ये हमने ये सब्ट्रैक्शन, ये है वो एडर सब्ट्रैक्टर। यहाँ से आपकी ये आपकी स्टेट मशीन है, यहाँ से आप इसको सिग्नल देते हैं या आपने ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एडिट सब्ट्रैक्टर लगाएंगे जहाँ पे ऐड है। ये अभी ऐड सिग्नल जा रहा है, जब मैं इसको रीसेट करूंगा और तो अभी ये सब्ट्रैक्ट जाएगा। पहले सिग्नल जा रहा है सब्ट्रैक्ट का, पहला सिग्नल जाता है सब्ट्रैक्ट। ठीक है। तो ये आंसर आया आपका 0। तो इसका मतलब कि ऐड स्टेप दोबारा डालना पड़ेगा। ये ऐड हो गया तो वापस आ गया वही हमारा 50। ओहो मैं गलती कर रहा था, आई एम सॉरी। डिविडेंड ये, डिवाइजर ये है। अब मैं भी कहूँ मेरा सॉफ्टवेयर क्यों नहीं सही चल रही। ओहो डिविडेंड ये अब सही चले तो रीसेट करें इसको। मैं कहूँ कि चक्कर क्या है, ये गलत क्यों कर रही है काम। नहीं मैंने सॉफ्टवेयर बनाई है। ऐड स्टेप क्लॉक इट, ऐड स्टेप क्लॉक, ऐड स्टेप क्लॉक, ऐड स्टेप क्लॉक, ऐड स्टेप क्लॉक, 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 क्लॉक। आखिरी 3 दफा में हमें जो है ना सब्ट्रैक्टर नहीं डालना पड़ा। तो आपका जो कोएफिशिएंट आया वो 15 आया है और आपका रिमाइंडर जो है वो 7 आया है। अगर 232 को 15 से डिवाइड करें तो 15 ही आपका कोएफिशिएंट आता है और 7 आपका रिमाइंडर आता है। तो अभी हम वो वाला पुराना भी करके देखते हैं, वो जो हम पहले कर रहे थे कि डिविडेंड है हमारा 1 2 3 4
और हमारा जिससे डिवाइड करना है वो क्या था 23। ओके, तो ये करके देखते हैं। आप देखें कैसे जबरदस्त तरीके से आएगा। मैंने स्टार्ट किया है। स्टार्ट का मतलब ये है कि वैल्यूज यहाँ पे आ गई हैं। 16 बिट के रजिस्टर की राइट साइड पे वो नंबर आ गया जिससे आपने डिवाइड करना है, और इसकी लेफ्ट साइड पे वो नंबर आ गया जिससे हमने डिवाइड करना। तो ये आपका टी रजिस्टर है, ये आपका एस रजिस्टर है। एस में टी से डिवाइड होना है, और यहाँ से यही इनपुट वापस जा रही है। इसको एस इनपुट इधर आ रही है, टी इनपुट ऊपर से इधर आ रही है। अगर एस को टी से सब्ट्रैक्ट करें और आंसर अगर नेगेटिव आए तो इसका मतलब ये कि ये हमें सब्ट्रैक्शन गलत हो गई है, और हम एक जीरो आंसर में पुश कर देंगे। यहाँ से जीरो यहाँ से डाल देंगे और इसको दोबारा वो नंबर ऐड करेंगे। आप इसको प्रैक्टिस करें ना, फिर आपको समझ आ जाएगी कि वो नंबर दोबारा ऐड करना पड़ता है, तो वो नंबर वापस आ जाएगा। तो ये स्टेप आप करते जाते हैं जब तक सब्ट्रैक्शन से आंसर पॉजिटिव नहीं आता। जब आंसर पॉजिटिव, देखिए ऊपर नंबर से आप डिवीजन तभी करते हैं ना ऊपर से जब आपका आंसर पॉजिटिव आए। तो जैसे आपके ये एक दो नंबर है 1 2 3 4। अब मैंने अगर इसको डिवाइड करना है, वन टू थ्री फोर को 23 से डिवाइड करना है। नजर आ रहा है ये? जी अब पहली ट्राई तो मैं 12 के साथ करूंगा ना इसकी। जी नहीं आपको कंप्यूटर को कैसे पता लगेगा कि मैंने पहले ट्राई 12 के साथ नहीं करनी, 123 के साथ करनी है? प्रोग्राम करना पड़ेगा एएलयू में। उसका वो करता ही कि 12 में से 23 माइनस करता है। हाँ ठीक है, तो अगर आंसर नेगेटिव आए वापस ऐड कर देता है। वापस ऐड कर देता है। फिर 12 34 हो गया और ऊपर से 12 के साथ एक और उतार लेता है 3। फिर सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। तो ये एक तरीका है कि आप पहले उसको तो नहीं पता कि 12 23 से छोटा है, उसको नहीं पता। देखने में तो हम तो फौरन समझ जाते हैं कि यार 23 को 12 छोटा है 23 से, तो इसलिए हम जो ना पूरा 123 लेते हैं। तो हम पहले ही जीरो लगा देते हैं यहाँ पे, और ये 23 लिखते हैं। ये माइनस नहीं हो रहा तो हम ये 3 भी नीचे लगा लेते हैं और ये बन जाता है 123। थ्री भी नीचे उतार लेते हैं यहाँ से ऐसे करके। जब ये सब्ट्रैक्शन हो जाती है फिर 4 नीचे उतार लेते हैं ऐसे करके। ये जिस तरह पेपर पे होती है बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही कंप्यूटर करता है। ओनली थिंग कंप्यूटर डाल के वो बाइनरी में करता है। तो बस शिफ्ट करते हो, बस सब्ट्रैक्ट करते फिर ऐड करते, ऐसे करते जाते जब तक वो डिवाइड नहीं हो जाता। और जब तक आंसर नहीं आता वो शिफ्ट ऐड की ट्राइयां मारता रहता है। और साथ से वो शिफ्ट राइट होते जाता है पहला आंसर। हाँ, तो ये देखे ना, उसने पहले सब्ट्रैक्ट किया है, स्टार्ट किया, सब्ट्रैक्ट किया, आंसर आया नेगेटिव। ये 1 बता रहा है कि आंसर नेगेटिव आए। उसने वापस ऐड कर दिया, उसने वापस आ गया हम 1 2 3 4 पे, और उसने आंसर 0 शिफ्ट कर दिया है कि अभी कोई आंसर पॉजिटिव नहीं आया। फिर आपने क्लॉक किया, फिर आंसर नेगेटिव आया है, फिर आंसर वही उसने वापस ऐड कर दिया, ऐड स्टेप किया तो आंसर वहीं पे आ गया 4D यानी 123। और उसने 2 0 ऐड कर दिए
फिर क्लॉक किया आपने, फिर नेगेटिव आया, फिर 3 जीरो कर दिए, फिर क्लॉक किया, नेगेटिव आया, फिर उसने 4 जीरो कर दिए। यहाँ पे आंसर आता जा रहा है शिफ्ट रजिस्टर। फिर क्लॉक किया, फिर ऐड किया, 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 अनटिल आंसर पॉजिटिव नहीं होता। ये उसको विंडो उसके नीचे मूव करता जाता है। तो देखते हैं कब आंसर पॉजिटिव होता है। ये देखें, नो एड स्टेप रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे आगे पहला 1 आया उसका आफ्टर 12th क्लॉक साइकिल, पहला 1 आपके पास आंसर आया। फिर एक और 1 आंसर आया, फिर एड स्टेप चाहिए, 0 आंसर आया है। फिर क्लॉक किया, नो, ठीक है, फिर क्लॉक किया, फिर एड स्टेप चाहिए, 0 आंसर आया। फिर क्लॉक किया, एंड हो गया। तो आपका आंसर आया, क्वोशिएंट आ गया आपका 53 और रिमाइंडर आपका आया 15। 123 को 23 से 1 2 3 4 को 23 से डिवाइड किया तो ये आपका आंसर आया। तो इस तरह से है ये। 4 बिट का भी अगर आप चाहें तो ये ट्राई, आप 4 बिट पे भी चेक कर सकते हैं कि 4 बिट पे अगर मैं 2 को डिवाइड करूं 15 से, तो 2 को 15 से डिवाइड करना है। तो पहले सब्ट्रैक्ट किया हमने, ये 0 1 0 0 यहाँ रखा है, 0 0 0 यहाँ रखा है, इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट किया है। तो अहमद अपना माइक म्यूट कर लो। स्टार्ट करेंगे तो ये नेगेटिव आंसर आया। जब आंसर नेगेटिव आया तो उसने 0 यहाँ इसमें डाल दिया यहाँ। फिर क्लॉक किया, अब फिर 0 नेगेटिव आंसर आया, फिर उसने एक और 0 बीच में डाला। फिर क्लॉक किया तो अब 1 आंसर आया है, अब उसने 0 नहीं डाला। अब वापस उसने एड स्टेप नहीं किया। फिर क्लॉक किया, फिर क्लॉक किया, तो एंड हो गया। तो आपका आंसर आ गया 15 को 2 से डिवाइड करें तो आप आंसर आ गया आपका 7 और आपका रिमाइंडर आ गया 1। तो इस तरह से ये एल्गोरिथम इस तरह से वर्क करते हैं। तो आप शिफ्ट करते जाते हैं और नीचे से उसको सब्ट्रैक्ट करते जाते हैं और कैरी दे एमएसपी देखते हैं कि ये आंसर नेगेटिव आया है या पॉजिटिव। तो ये भी शिफ्ट रजिस्टर है, ये भी एडर भी आप बना सकते हैं। फिर यहाँ पे आपने थोड़ी सी एक एल्गोरिथम स्टेट मशीन इंप्लीमेंट करनी है कि अगर आंसर नेगेटिव आए तो वापस ऐड करो, अगर नेगेटिव नहीं आ रहा पॉजिटिव आ रहा है तो ना ऐड करो, वापस ना ऐड करो, अगली 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 इटरेशन पे चले जाओ। तो ये इस तरह से होगा। जिस तरह मल्टीप्लाई में होता है कि आप जो है अगर 1 से मल्टीप्लाई करना है किसी नंबर को तो वही नंबर आंसर आ जाता है। अगर 0 से मल्टीप्लाई करना है तो आप 0 आंसर आएगा, 0 से कोई नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आंसर आएगा। तो बेसिकली ये यहाँ पे आपने जो आपकी पहली होगी यहाँ पे आपने करना है कि डिविडेंड एंड डिवाइजर आर लोडेड। To and apply to adder slash subtractor। यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने सब्ट्रैक्ट का पहली दफा दिया है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपने देखना है कि क्या ये आंसर जो है वो साइन बिट 1 है या नहीं। अगर तो साइन बिट है तो या इधर आ जाएंगे, अगर साइन बिट 0 है तो आप किधर जाएंगे, आप इधर आ जाएंगे।
यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आप करेंगे साइन बिट 0 है अगर ये, तो यहाँ पे आ जाएंगे। तो अगर साइन बिट 0 यहाँ पे आ गए, ऐड यहाँ पे आपने क्या किया, ऐड क्या ऐड किया। साइन बिट अगर 0 फिर तो कुछ नहीं करना, अगर साइन बिट 1 है तो फिर आपने ऐड किया, यहाँ पे आपने नंबर बैक ऐड किया, और फिर यहाँ पे आ गए। सब्ट्रैक्ट यहाँ पे आपने चेक करना है कि 8 दफा हो गए नहीं, डन 88 9 टाइम्स, ये चेक करना है। यहाँ पे काउंटर की आउटपुट चेक करनी है, अगर तो यस हो गया तो आप एंड वाली स्टेट में चले जाएंगे। ये इसको हम कह देंगे ये एंड, आपकी एंड स्टेट। अगर नहीं हुआ तो आप यहाँ से इसको वापस चले जाएंगे। तो गो बैक, तो डन। यहाँ पे अगर आप ये नहीं हुआ अदरवाइज आप वापस इधर आ जाएंगे, यहाँ पे एंड जो हो गया 9 टाइम पूरा, तो ठीक है ये आ गया। तो ये आपकी बेसिकली बड़ी सिंपल सी स्टेट मशीन है कि डिवाइजर और डिविडेंड को लोड करो और एडेड सब्ट्रैक्टर को दे दो। पहली दफा आपने सब्ट्रैक्ट का सिग्नल देना है, तो यहाँ पे आपने सब्ट्रैक्ट का, इस स्टेट में आपने सब्ट्रैक्ट का सिग्नल देना है। अब साइन बिट को देखें, अगर 1 है तो ऐड द नंबर बैक, अगर साइन बिट 0 है तो ना ऐड करो, और ये यही वाला प्रोसेस 9 टाइम्स आपने रिपीट करना है। तो 9 टाइम रिपीट करके एंड करेंगे तो आपके पास वो आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली ये स्टेट मशीन आपकी बन जाएगी इस तरह। और यहाँ पे आपने लिख देना है थोड़ा सा, ये आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ, बाकी आप जब सोचेंगे जरा डिटेल से तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसको कैसे करना है। तो ये चीज है यहाँ। और अब मैं देखता हूँ कुछ चैट मैसेज कुछ आए हुए हैं लगता है लोगों के, तो देख लेता हूँ। चैट मैसेज और भी कोई क्वेश्चन पूछने के लिए कोई है जिसने क्वेश्चन पूछना हो कोई? सर प्रोजेक्ट कब ड्यू है? प्रोजेक्ट का अभी मैं आपको सुबह बताता हूँ, क्योंकि डेट मेरा ख्याल था कि उन्होंने आपको कर दी होगी टीएज ने ना, उसकी डेट प्रोजेक्ट की मुस्तबा हैंडल करते हैं, मेरा ख्याल था उन्होंने आपको की नहीं है मुस्तबा ने प्रोजेक्ट की डेट फाइनल। मेरे इल्म में तो नहीं है।
अच्छा, मैं पूछ के ना अभी आपको बता देता हूँ। अभी मुश्तबा से देख लेता हूँ कि मुश्तबा है कि नहीं, तो इधर होना चाहिए। अभी चेक कर लेता हूँ उसको। ये कौन है? जमशेद। ट्राई 149 डिवाइड बाय 41। ये ट्राई करूं जमशेद? ये ट्राई कर लेते हैं। उसमें कौन सी मुझे लगती है? ये वही है। आपका डिविडेंड है कितना है? डिविडेंड 149 और राइट। तो डिविडेंड आपका होना चाहिए लिमिटेड। ये ऑप्शन है आपका एक, और डिविजन है 147। 147, हाँ, अनसाइंड नंबर 147 तो ठीक रहेगा, कोई इशू नहीं है। और इसको हमने डिवाइड करना है। वन फोर्टी नाइन को 41 से डिवाइड करना है। मेरी सॉफ्टवेयर ये मैंने अपनी बनाई हुई है, जरा थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हैं। 149, ओके, इसको डिवाइड करना है हमने 47 से। ये जी 149। अब इसको स्टार्ट करते हैं। रीसेट किया, रीसेट से सारा लोड हो जाता है और आपकी मशीन जो है ना स्टार्ट हो जाती है जमीन के लिए। अब स्टार्ट पहली दफा उसने कहा सब, ये आपकी स्टेट मशीन है, ये आपकी स्टेट मशीन है, ये डब्बा थाने में। स्क्रीन शेयरिंग ऑफ है। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? अच्छा हो। अब ठीक है, तो ये आपकी स्टेट मशीन है। तो 149 को 41 से डिवाइड करना हमने स्टार्ट किया। पहले सब्ट्रैक्ट था, आंसर नेगेटिव आया तो उसने जीरो जीरो उसने रेडी कर लिया है कि अगली स्टेप जब मैं करूंगा तो उसने ये जीरो इधर मूव कर दें। तो उसने इसको भी क्लॉक दे देनी है, शिफ्ट लेफ्ट रजिस्टर को जीरो के साथ क्लॉक देनी है कि भाई क्लॉक हो जाओ। तो ये क्लॉक ये स्टेट मशीन देगी इसको कि अब क्लॉक हो जाओ। तो ये ऐड किया तो ये जीरो इधर देखें इसमें क्लॉक हो गया। अब उसने अगला स्टेप आया, फिर ऐड स्टेप चाहिए, जीरो उसने एक और क्लॉक किया। फिर अगला आया, फिर ऐड स्टेप चाहिए, फिर एक और उसने जीरो क्लॉक किया। फिर अगला आया, फिर ऐड स्टेप चाहिए, फिर उसने एक और जीरो क्लॉक किया। ये क्या कितने हो रही है? फिर अगला आया,
फिर 0 क्लॉक कर दिया, फिर अगला आया, ये कौन से कितने बिट का मैं कर रहा हूँ, ओहो 8 बिट का करना, 149 41 सब्ट्रैक्ट किया, क्लॉक किया, उसने 0 स्टार्ट किया, ऐड क्लॉक किया, सब्ट्रैक्ट तैयार कर लिया, ऐड क्लॉक किया, मशीन ने सब्ट्रैक्ट फंक्शन तैयार कर लिया, यहाँ पे ये देखें, और इधर 0 पुश करने के लिए तैयार किया। अब क्लॉक इसको भी जाएगी और इसको भी जाएगी रिजल्ट के साथ। क्लॉक इट, यस, क्लॉक इट, यस, क्लॉक इट, यस, क्लॉक, यस, क्लॉक इट, ये आंसर आया है। वो 141 को रिमाइंडर कितना आ गया, 43 रिमाइंडर कैसे आ गया, ये क्या हो गया? आ रहा है 43 रिमाइंडर तो नहीं आना चाहिए। एक और दफा करेगा, सॉरी, क्लॉक इट अप एंड हुआ, 3 आंसर आया है। हेलो, हाँ भाई, आप आए नहीं मीटिंग में? ओहो, वो आप प्रोजेक्ट की डेडलाइन क्या दी हुई है हमने? हाँ वो तो मुझे पता है, तो प्रोजेक्ट की डेडलाइन तो डेट फाइनल जो है ना वो हमने करने हैं। 1 मिनट जरा, तो चले ठीक है, तो फिर बाद में बात करते हैं, अभी मैं क्लास में ही हूँ, स्टूडेंट बैठे हुए हैं, तो मैंने कहा सर आपने कोई डेट उनको दे दी है, फिर बाद में बात करते हैं। ओके ठीक है, ओके, खुदा और ये आपका जो है ना, क्या नाम है इसका, किसने पूछा था, अहमद अफनान आपने पूछा था, ये कैसे चलता है? जी सर, मैंने पूछा था। आगे समझ आपको? नहीं, मैंने डेट का पूछा था, प्रोजेक्ट की डेट का। प्रोजेक्ट की डेट का, अच्छा, प्रोजेक्ट की डेट ये है कि वो 22 के बाद ही हम रखेंगे, तो वो भी हम देखेंगे कि वो ईद से पहले रखें या ईद के बाद रखें, लेकिन 22 के बाद ही होगी। आपका क्या ख्याल है, कब होनी चाहिए? सर जब आप कहेंगे कमेंट टाइप कंप्लीट कर, कर लेंगे। रामिश, शहीद, मुनीबा, आप लोग यहाँ टाइप करें ना, कब होनी चाहिए चैट विंडो में। बिफोर ईद, आफ्टर ईद, इमरान नईम आफ्टर ईद, और बाकी लोग किधर हैं? सर आधे लोग तो छोड़ गए हैं। हाँ वो तो चले गए हैं, मैं देख रहा हूँ वो, ठीक है। रिमोट कंट्रोल ओवरव्यू, हाँ ये रह गया रिमोट कंट्रोल। अच्छा, रिमोट कंट्रोल में ये है कि रिमोट कंट्रोल में आपने ये ज्यूम करना है कि ये आपके पास एक शिफ्ट रजिस्टर है,
ये इस तरह से शिफ्ट रजिस्टर है आपके पास। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। और स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। ये आपके पास एक शिफ्ट रजिस्टर है। अब हो रही है, नजर आ रहा है ना? ये नजर आ रहा है। आपने जो की दबाई है वो इस शिफ्ट रजिस्टर के अंदर एक नंबर आ गया आपके पास, ये आप अज्यूम कर सकते हैं क्योंकि ये और यहाँ से इसकी आउटपुट आपको मिल रही है यहाँ से, और इसके साथ एक आपको क्लॉक भी आ रही है पीछे से। ये वो क्लॉक है जिस स्पीड के साथ आपका जो है ना मोबाइल फोन जो है ना ये नंबर सेंड करता है आपके उसको टीवी को। वो जो भी उसकी स्पीड होती है, जो भी उसकी क्लॉक स्पीड होती है, ये नंबर उसमें आ गया। तो जो भी नंबर है उसमें LSB फर्स्ट आता है और MSB एंड में आता है। तो जो भी आप नंबर यहाँ पे प्रेस करते हैं वो उसका पहले LSB जाता है, फिर उसके बाद दूसरा नंबर, फिर अगला नंबर, फिर अगला नंबर, फिर अगला नंबर, यहाँ पे आपको आ जाता है। तो अगर आपने देखा होगा कि इसमें जब आप की कोई भी प्रेस करते हैं तो ये नंबर मतलब कमांड आपकी है, टीवी की कमांड है अगर आपके पास, तो पहले आपके नंबर जाएगा 000001 और उसके बाद तो हर एक के साथ यही जाएगा क्योंकि आपने टीवी कंट्रोल करना। तो कमांड आपकी हमेशा 0001 ही होगी। सर ये जो एड्रेस है ये MSB वाली साइड पे और कमांड LSB वाली साइड पे है ना? कमांड हाँ, ये कमांड जो है ना ये LSB वाली साइड पे, एड्रेस जो है ये MSB वाली साइड पे। और सबसे पहले LSB रिसीव होगी, उसके बाद सेकंड बिट, फिर थर्ड बिट। हाँ, सबसे पहले LSB रिसीव होती है, हमेशा LSB फर्स्ट जाता है डाटा। तो सबसे पहले जब आपने 0 दबाया है, टीवी के लिए 0 दबाया है, तो क्या होता है कि वो 0000 भेजता है ये वाले, और उसके बाद 1000 भेजता है कि ये मैंने टीवी के लिए ये डिजिट की 0 प्रेस की। इस तरह अगर आपने चैनल प्लस करना है तो पहले 0 भेजेगा, फिर 0, फिर 0, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 0, और टीवी का चैनल प्लस करना है तो फिर 1 0 0 0 इस तरह से वो भेजेगा। और साथ में वो क्लॉक जो है ना वो अंडरस्टूड होती है कि क्लॉक स्पीड क्या होगी। तो जो आपका डाटा आता है वो उसी क्लॉक स्पीड के हिसाब से आता है 1 बाय 1। आप उसको अज्यूम करें कि वो किसी शिफ्ट रजिस्टर में पड़ा हुआ, जो भी उसका डाटा आना है वो इधर इस शिफ्ट रजिस्टर में पड़ा हुआ है। फिर जब आप उसको क्लॉक सिग्नल यहाँ से देंगे यूजिंग कोई भी आपने यहाँ पर स्विच लगा दिया है या कुछ भी सोच लिया कि यहाँ से मैं इसको क्लॉक दूंगा, तो कैसे ये डाटा जाएगा आगे, यहाँ पे आपकी एक स्टेट मशीन होगी जो फिर वो डिसाइड करेगी कि ये कौन सी कमांड। यहाँ पे एक स्टेटमेंट की मशीन होगी जो डिसाइड करेगी कि व्हाट कमांड इज दिस। इसमें सारे वो आपके ऑप्शंस आ जाएंगे। सर एक्चुअल टीवी में भी क्लॉक होती है इस तरह रिमोट कंट्रोल के साथ? क्या चीज? एक एक्चुअल टीवी सेट में भी रिमोट कंट्रोल के साथ क्लॉक होती है? हाँ हाँ, क्लॉक के बगैर कैसे चलेगा? जब तक क्लॉक का नहीं, क्लॉक या उसको ये या रिसीवर को पता है कि स्पीड से डाटा आ रहा है। तो फिर ठीक है, सर रिमोट और टीवी के दरमियान क्लॉक सिंक्रोनाइज कैसे होती है?
सिंक्रोनाइज कैसे होती है? यार उसके लिए तो फिर वो आपको पूरा सीरियल उसका प्रोटोकॉल बताना पड़ेगा कि कैसे सिंक्रोनाइज होती है, कि वो अ, इस तरह से वो यूजुअली जो होता है ना आपका सिग्नल, तो वो एक स्टैंडर्ड सीरियल पोर्ट को अगर आप देखें, अगर वो स्टैंडर्ड सीरियल पोर्ट को फॉलो करे तो वो वन स्टेट में रहता है। ये नजर आ रही है आपको यहाँ पे वन स्टेट? जी आ रही है ना नजर? तो वो वन स्टेट पे रहता है। जब उसने सिग्नल सेंड करना होगा तो उससे पहले वो जीरो भेजता है। सर यहाँ टाइम राइट टू लेफ्ट क्या आ रहा है? हाँ जी, टाइम टाइम इधर को जा रहा है, टाइम इधर को जा रहा है। तो आपने जो है ना, ये पहले उसने जीरो रखा हुआ है, जीरो ही जा रहा है। फिर उसने जब कम्युनिकेशन स्टार्ट करनी है, पहले जीरो भेजता है और उसके बाद वन भेजता है। अब ये वन जीरो भेजता है एलएसबी फर्स्ट पे, ये एक वन भेज दिया, फिर एक वन भेज दिया, फिर एक जीरो भेज दिया, फिर एक सॉरी वन भेज दिया, फिर एक वन भेज दिया, फिर एक वन भेजा, फिर यहाँ पे ये उसने एक जीरो भेजा है, फिर जीरो भेजा है, फिर ये उसको जो है ना, फिर एक वन भेजा है, फिर एक वन भेजा है, फिर एक जीरो भेजा है, उसके बाद फिर ये इसको हाई कर देता है फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। तो जब तक ये हाई रहता है वो आइडल स्टेट होती है। जब उसने दोबारा अगला सिग्नल भेजना है, वो सबसे पहले फिर पहले पहले जीरो करता है और फिर वो अपनी बिट स्ट्रीम भेजना शुरू करता है जो भी उसने भेजनी। अगर जीरो ही भेजने हैं तो वो जीरो से स्टार्ट कर लेगा। यहाँ से जीरो, पहले जीरो भेजेगा, ये जीरो भेजा, फिर यहाँ पे दूसरा जीरो भेजा, तीसरा जीरो। ये वाली चीज जो है ना हमेशा कॉमन होती है। तो सबसे पहले वो जीरो भेजता है, दैट मीन्स कि अभी डाटा आने वाला है, तैयार हो जाओ। ये जीरो नॉर्मली तो हाई है, जो ही लो होती है इसका मतलब होता है कि डाटा आने वाला है, तैयार हो जाओ। तो इसे उसको रिसीवर को पता लग जाता है डाटा आने वाला है। बाकी जो उनकी अपनी फ्रीक्वेंसीज हैं वो तो सेम होती है, वो एग्जैक्टली तो नहीं मैच करती, लेकिन उसको पता होता है कि किस फ्रीक्वेंसी पे रिमोट कंट्रोल की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। उसे उसको पता होता है कि यहाँ पे उसे देख लेते हैं कि जीरो आया, अब डाटा आने वाला है। तो फिर यहाँ से देखते हैं एक एक क्लॉक एक टाइम पीरियड के बाद देखते हैं क्या सिग्नल है, इसका मतलब जीरो है। फिर एक टाइम पीरियड के बाद देखते हैं क्या सिग्नल है, जीरो है, इसका मतलब एक और जीरो आ गया है। तो ये यहाँ से उसको पता लगता है कि अब मैंने एक टाइम पीरियड के बाद देखना है। तो यहाँ पे उसको वन मिलता है एक टाइम पीरियड के बाद, फिर वन मिलता है एक टाइम पीरियड के बाद, फिर वन मिलता है एक टाइम पीरियड के बाद, फिर वन, इस तरह से वो करता है। तो इतना ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, वरना आप इसको जो है ना सिंपली इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि आप अज्यूम करें कि आपका नंबर जो रिसीव होना है वो किसी शिफ्ट रजिस्टर में है, और आप उसको क्लॉक करें और वो स्टेट मशीन चले आगे। और जब वो वैलिड सीक्वेंस मिल जाए तो उसका जो है ना आउटपुट एलईडी ऑन हो जाएगा। सिग्नल चैनल प्लस किसी ने प्रेस किया है या चैनल माइनस किसी ने प्रेस किया है या क्या प्रेस किया, तो इस तरह से वो चलेगा। तो ये इस तरह से थोड़ा सा आसान है, क्योंकि आपने बेसिकली वही सीक्वेंस डिटेक्शन करनी है एक रिमोट कंट्रोल के थ्रू। और सीक्वेंस डिटेक्शन इस तरह से करनी है कि वो आगे जाके थोड़ा सा एक ट्री सा बन जाए कि अगर ये बिट आई है तो इधर चला जाए, उसके बाद अगर बिट आई है ये आई है तो इधर चला जाए। और इस तरह से एंड में जब वो पहुंचे, जो इसकी एंड स्टेट काफी सारी होंगी, एंड में जब पहुंचे तो ये होगा कि ये चैनल प्लस का बटन किसी ने दबाया, वरना ये कि चैनल माइनस का बटन किसी ने दबाया, वरना किसी ने वॉल्यूम का बटन दबाया, किसी ने वॉल्यूम डाउन का बटन दबाया, वहां पे जाके एंड हो जाएगा और फिर वापस रीसेट में आ जाए। सर इसमें हम शिफ्ट रजिस्टर पे दूसरी साइड से रिसीव कर सकते हैं? क्या चीज? यहाँ से जी जो मर्जी करें।
नहीं, मैं कह रहा हूँ कि लेफ्ट साइड से निकाले हैं हम, उस राइट साइड पे निकाल रहे हैं ना, हम शिफ्ट राइट ऑपरेशन कर रहे हैं। अगर हम शिफ्ट लेफ्ट इम्प्लीमेंट कर लें तो फिर जो मर्जी इंप्लीमेंट करें, कोई मसला नहीं। आप बस दमशा करें कि इस तरह से नंबर है और इस तरह से हमने इसको शिफ्ट लेफ्ट या शिफ्ट राइट इंप्लीमेंट किया, क्योंकि नंबर अगर आपको आ गया सारा एक शिफ्ट रजिस्टर। सर अगर हम शिफ्ट लेफ्ट करेंगे तो फ़ायदा ये होगा कि ये पहले से डिटेक्ट हो जाएगा कि ये सिग्नल टीवी के लिए है या फिर वीसीआर के लिए या फिर सराउंड साउंड के लिए है। वो हम पहले से डिटेक्ट कर लेंगे, जल्दी पता चल जाएगा कि सिग्नल किसके लिए आ रहा है। उसके बगैर ये स्प्रेड मशीन नहीं चलेगी, वही करना पड़ेगा। रिसीव का ऑर्डर रिवर्स करना पड़ता है। अच्छा, मतलब हमेशा ऑर्डर रिवर्स करते हैं? रिवर्स करना पड़ता है हमेशा। एलएसबी पहले जाती है, एमएसबी बाद में जाती है। लेकिन वो जब वो इधर से आ रही है, जब बिगिनिंग में आती है ना एलएसबी, तो यहाँ पे एलएसबी आ जाती है, यहाँ पे एमएससी आ जाती है। और यूजुअली जिसने रीड करना वो तो पैरेलल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर की पैरेलल आउटपुट रीड करता है ना, वो तो बिट बाय बिट तो नहीं ना उसने रीड करना होता। लेकिन हमने तो अब बिट बाय बिट रीड करना है, क्योंकि हमने उसको बेस करके डिसीजन मेकिंग करनी है। तो आप अज्यूम कर लें कि नंबर यहाँ पे आया है, इसको शिफ्ट राइट करके यहाँ से आप उसका डाटा उठा लें और उसके हिसाब से अपने स्टेट मशीन बना सकते हैं कि किधर जाना है। यहाँ से डाटा उठा लें और क्लॉक के साथ उसको देखें कि ये स्टेट मशीन कैसे। सर इसमें एक और सोल्यूशन भी हो सकता है ना, क्योंकि 12 बिट्स का कोड होगा टोटल। तो इसमें हम ये कर सकते हैं कि पहली 4 बिट्स के ऊपर हम एंड गेट लगा दें, 4 को इन्वर्ट करके और फिर 1 को इन्वर्ट किए बगैर उन पहली 5 बिट्स के ऊपर एंड गेट लगा दें। तो फिर हमारे पास एक सिंगल बिट आ जाएगी जिससे पता चल जाएगा कि टीवी के लिए या किसी और डिवाइस के लिए। बिल्कुल जो मर्जी करें, मैं ना बताए ना लोगों को, इससे सबको आइडिया हो जाएगा। आपने अपना डिजाइन बनाना है, बनाए। तो जब मैं चेक करूंगा तो जाहिर है कि मुझे समझ आ जाती है कि ये क्या स्टूडेंट क्या करेंगे। तो इसमें पेनल्टी तो कोई नहीं होगी कि मैंने स्टेट मशीन नहीं यूज़ की? क्या चीज? पेनल्टी तो नहीं होगी कि मैंने स्टेट मशीन नहीं यूज़ की? क्योंकि मैं स्टेट मशीन के बगैर सीक्वेंस डिटेक्ट कर सकता हूँ ना फिर इस तरह। हाँ, उससे ये कि जरा ज्यादा सिंपल हो जाएगा यार। बेसिक मेरा क्वेश्चन यही है कि वो फिर एक्सेप्टेबल है या नहीं। नहीं, वो जरा मुश्किल आसान हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। आपने सिर्फ जो है ना ज्यूम कर दिया कि नंबर आ गया है, तो आगे तो आपने सिर्फ स्टेट कैचर लगा के पता लगा दिया कि कौन सी कमांड है। जी। हाँ, नहीं नहीं, वो खुदा नहीं आएगा। यू हैव टू चलिए ठीक यूज। है, स्टेट मशीन से कर लेंगे। हाँ, करना ही पड़ेगा, स्टेट मशीन से करना मस्त। और जमशेद मुश्ताक आपका